नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट स्कैन दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। कॉर्पोरेट स्कैन में हम हर महीने की आखिरी तारीख में यानी 8 या 9 तारीख के आसपास अगर आप देखें एक कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं, वो स्टॉक जो कि बीते समय का एक्स्ट्रा प्राइस परफॉर्मर रहा हो। आज जिस कंपनी की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एनबीसीसी। जरा एक बार प्लीज आप ईयरली चार्ट्स देखिए एनबीसीसी के। क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस, क्या ड्रीम रन दिया इस कंपनी ने। लेकिन शायद अभी ड्रीम रन जो है वो एक और बाकी है। ये आपके स्क्रीन पर इंट्राडे चार्ट 27 रुपए पर, लेकिन अगर आप इसके ईयरली चार्ट्स को देखें, आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें, क्या शानदार प्राइस परफॉर्मेंस। कहां से शुरू हुआ था ये सफर, लगभग 240 के स्तर से आज करीब 785 पर। लेकिन अभी ब्रोकिंग हाउसेस ने अगर आप देखें बहुत ऊपर के दाव लगाए हैं। क्यों लगाए हैं और एग्जैक्टली मैनेजमेंट का कहना क्या है, बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ इस खास डिस्कशन में एनबीसीसी मैनेजमेंट है, मिस्टर अनूप कुमार मित्तल, चेयरमैन एनबीसीसी के। मिस्टर मित्तल, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत करूंगा अभी हाल ही में जो आपको किदवई नगर के पुनर्विकास का काम दिया गया, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगा शुरुआत में, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आपके संदर्भ में आजकल यही है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल दीजिए और साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप। रीडेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। 2500 मकान थे यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के, उनको डिमोलिश करके हम लोग टाइप 2 टू टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में बना रहे हैं। और अब करीब 4,700 मकान बन रहे हैं। और एरिया वाइज आप कह सकते हैं कि 7 to 8 टाइम्स वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम ओरिजिनल बिल्टअप एरिया। यहाँ पर हम करीब 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट कॉमर्शियल स्पेस बना रहे हैं, ऑफिस स्पेस अलोंग द रिंग रोड। और मॉडल यह है रेवेन्यू जनरेशन के लिए कि इस ऑफिस स्पेस को हम लीज आउट कर रहे हैं टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड PSUs फॉर 30 years एंड वी आर कलेक्टिंग वन टाइम लीज फ्रॉम देम एंड दैट मनी वी आर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रीडेवलपमेंट ऑफ किदवई नगर। And second major thing is कि 30-year maintenance is also with NBCC. Okay. So this is a one-time solution with builder or agency. So government को इसकी अब चिंता नहीं है कि किसको लगाएंगे, कौन करेगा। और जो मैंने न्यू मोती बाग के कुछ फीचर्स बताए हैं वो तो हैं ही यहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पे कुछ कमियाँ अगर नोटिस की हैं तो उन सबको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये मॉडल है किदवई नगर का। जी सर, इसके फाइनेंशियल पे प्रकाश डालेंगे। दूसरी बात ये है कि रेवेन्यूज कितने रहेंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे आप। देखिए, जैसे मैंने बताया कि 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया प्लस सम हाउसेस, शायद मुझे ठीक याद है तो 500 मकान हैं जिनको हम लीज आउट कर रहे हैं। आई थिंक वी आर कलेक्टिंग 5,200 और 5,500 करोड़ रुपीज फ्रॉम द लेसीज। और वो पैसा हम लोग यहाँ यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ है और बैलेंस अमाउंट वी विल यूज फॉर मेंटेनेंस। और अगर सरप्लस पैसा जितना बचेगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो फाइनली आप कह सकते हो कि जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो बजट प्रोविजन फ्रॉम गवर्नमेंट, सेल्फ सस्टेनिंग और 7 to 8 टाइम्स एरिया इंक्रीज हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसी रेवेन्यू जनरेशन से मिल रही है। तो गवर्नमेंट के लिए तो विन विन सिचुएशन है। एनबीसीसी का रोल है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग। हम लोगों ने डिजाइन किया है इसे। एक हमारे एसोसिएट हैं लंदन बेस्ड कंपनी, उन्होंने डिजाइन किया है। और बाकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एनबीसीसी ले रही है अप टू 30 ईयर मेंटेनेंस। ओके सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहूँगा कि कब तक, बहुत संक्षेप में रखिएगा इस जवाब को, कब तक इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे आप किदवई नगर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को। ये प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट ने हमें टाइमलाइन 5 years की दी है, जो स्टार्ट होती है दिसंबर 2014 से। सो मींस 2019 दिसंबर में फाइनल शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जिस तरह से ये काम अब शुरू हो गया है तो मुझे उम्मीद है कि मिड ऑफ 2017 से हम डिलीवरी देना शुरू कर देंगे और 2018 एंड तक आई होप कि पूरा प्रोजेक्ट 1 साल पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, एक चीज और है, अगर आप देखें किदवई नगर के देखिए तर्ज पर ही आपको मोती बाग कॉलोनी का डेवलपमेंट का कार्य भी दिया गया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपका जो सिमिलर लाइंस पे है ये प्रोजेक्ट, और एग्जैक्टली इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है सर आपका जो मोती बाग कॉलोनी का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है। न्यू मोती बाग 100 एकड़ में एक ओल्ड कॉलोनी थी जिसको हमने रीडेवलप किया और उसमें मॉडल सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन का था, जहां हमने 3 एकड़ लैंड लीला होटल को सेल की और उससे करीब 625 करोड़ रुपए के करीब मिले थे। और उस अमाउंट को हमने यूज़ किया इन रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू मोती बाग।
That work was started sometime in 2007-8, and first phase of delivery we did in 2010, अगर मेरे को ठीक याद है। और वो हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि पहली ग्रीन कॉलोनी है जहाँ पर 100% सीवेज वहीं ट्रीटमेंट होता है और रिसाइकल वाटर या तो यूज़ करते हैं वहाँ पर, और या हम एनडीएमसी को देते हैं फॉर देयर गार्डनिंग पर्पस। सो इट मीन्स कि वहाँ पर कोई सीवर का कनेक्शन नहीं है। वन वे वी आर सेविंग कॉस्ट, नॉट पेइंग एनी अमाउंट टू एनडीएमसी। और दूसरा इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है कि हम लोग कोई एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, ना तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वेस्ट सीवेज और ना ही कहीं जा रहा है। दूसरा वहाँ पर सॉलिड वेस्ट या ग्रीन वेस्ट और किचन वेस्ट निकलता है, उसका भी ट्रीटमेंट वहीं करते हैं हम लोग, वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इससे यूनिक थिंग कि एक कॉलोनी के अंदर ही सब कुछ होता है। और बाकी अलग चीज़ें हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कॉमन है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शायद न्यू मोतीबाग एक ऐसी कॉलोनी है दिल्ली में जिसमें वाटर टेबल पिछले 2 साल में करीब करीब 1 फुट के करीब उठ गया है। मीन्स वाटर टेबल इंक्रीज हो गया है, और ये बहुत बड़ी बात है और ये एनकरेज करता है कि इस तरह के हम फीचर्स को आगे भी इम्प्लीमेंट करें। तो दैट वाज न्यू मोतीबाग। ओके, जब वो सक्सेसफुल हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि बाकी कॉलोनीज को भी हमें करना चाहिए, एंड किदवई नगर इज सेकंड वन। नहीं, किदवई नगर में जो स्पेशल फीचर्स होंगे जो आप इंक्लूड कर रहे हैं, ये भी जानना चाहूँगा एग्जैक्टली मैं कि स्पेशली अगर आप देखें जो ग्रीन फीचर्स हैं वो कौन कौन से इंक्लूड कर रहे हैं आप किदवई नगर प्रोजेक्ट में? सारे ग्रीन फीचर्स जो हमने न्यू मोतीबाग में अडॉप्ट किए हैं वो तो है ही है यहाँ पर। लाइक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, रिसाइकल वाटर विल यूज हियर ओनली, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सब ट्रीटमेंट यही है। नो वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस, नो सीवर कनेक्शन विद एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सोलर पावर जितनी हम यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न है। जो कुछ वहाँ पर कोई डेफिशिएंसीज डिज़ाइन में थी वो सारी इम्प्रूवमेंट हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने की है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर 2500 मकान थे। बहुत बड़ा हरकुलिस टास्क था उनको खाली कराना और फिर उनको डिमोलिश करके उस मलबे को ट्रांसपोर्ट करना। तो एनबीसीसी ने ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया कि वी विल नॉट ट्रांसपोर्ट एनी मलबा और डिमोलिश मटेरियल फ्रॉम हियर, एंड यहीं पर हमने एक रिसाइकिल प्लांट लगाया जिसमें जितना ही मलबा यहाँ निकल रहा है उसको हम रिसाइकिल करके या तो ब्रिक्स बना रहे हैं या टाइल्स बना रहे हैं और उसको इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा यूनिक एक मॉडल है और कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। अब हम अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में भी कोशिश कर रहे हैं कि डिमोलिशन वेस्ट या कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको वहीं रिसाइकिल किया जाए। ओके सर, एग्जैक्टली जानना चाहूँगा कि FY16 जैसे इसकी शुरुआत अगर आप देखें जिस नोट पे हुई है उसको देखते हुए आपको लगता है कि FY16 में और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं? जैसे मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट्स की बात करी, और ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो एनपीसीसी को इस FY16 में मिल सकते हैं या फिर शुरुआती हाफ में मिल सकते हैं? देखिए, कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी हमारे साथ नेगोशिएट हो गए हैं। जैसे गवर्नमेंट और उड़ीसा ने हमें 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं, जैसे अभी हमने ऑर्डर बुक में नहीं लिया है, तो मुझे लगता है कि वो 15-16 में वो कंफर्म हो जाएंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और वो प्रोजेक्ट्स भी रीडेवलपमेंट के अगले 2 क्वार्टर के बाद शुरू हो जाएंगे। ऑन सिमिलर लाइंस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने हमारे से अप्रोच किया है, उनसे बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से चल रही है और बहुत सारी स्टेट्स हैं। क्योंकि जो एनबीसीसी ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है इसमें एक और एंगल है जो शायद हमने अब तक बात नहीं की है कि सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन के अलावा जो इनिशियल कॉस्ट रिक्वायर्ड है किसी प्रोजेक्ट में, जब तक रेवेन्यू जनरेशन का इम्प्लीमेंट करते हैं वो एनबीसीसी अपनी तरफ से इन्वेस्ट करती है ऑन सम फाइनेंशियल टर्म्स, फिक्स्ड IRR पे है। तो एक किसी भी गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जहाँ पर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए जो सीड मनी लगाने से लेकर उसे पूरा डिलीवरी कर दे, तो नेचुरली उनके लिए इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो आई होप कि हमें बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे इसमें। जी, एक चीज़ और सर, आपकी एक वक्त बोर्ड से बातचीत चल रही थी, MOU भी साइन किया था आपने उनके साथ, एग्जैक्टली वहाँ पर जो स्टेटस है, स्थिति कैसी है, वो क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत सारी है, सब लोगों को मालूम था। जब हमने साइन किया था तो करीब करीब 5 लाख एकड़ लैंड की बात हुई थी और कुछ अभी उसका डाटा बैंक पूरा तैयार नहीं है, लेकिन अभी करीब 4 या 5 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें बेंगलोर और जोधपुर में हैं और उनकी DPR बन गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते में वो प्रोजेक्ट्स हम फाइनली अप्रूव कर देंगे, तब आपको उसकी और डिटेल्स बताऊंगा।
एक और चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि आपने एमओयू एक एयर इंडिया के साथ भी साइन किया था, मैंने वक्त वोट का जिक्र किया अभी। एमओयू आपका एक एयर इंडिया के साथ भी जो आपने किया था, उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, एमओयू तो हमने ऑलरेडी एयर इंडिया के साथ साइन कर दिया है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं दोनों ने मिलके। दिल्ली में है मेजर प्रोजेक्ट, एक चेन्नई में प्रोजेक्ट है, उनके ऊपर वर्किंग चल रही है, डीपीआर बन रही हैं, और जब वो फाइनलाइज हो जाएंगी और कमर्शियल टर्म्स उसकी फाइनल हो जाएंगी तब उसकी डिटेल्स मैं और दूंगा। जी, चलिए, आपने यहाँ 2-3 महत्वपूर्ण बातें की। अगर आप देखें जो एयर इंडिया के तहत अगर आप देखें जो एमओयू था उसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड है उसके साथ भी लगभग 4-5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक बार जरा एनबीसीसी को देखते हैं, 782 पर 26 रुपये ऊपर ऑलमोस्ट अगर आप देखें डी हाई पे कारोबार कर रहा है। और भी अगर आप देखें कुछ प्रोजेक्ट्स जिस पर बात करूंगा, साथ ही साथ जो सरकारी हिस्सेदारी है एनबीसीसी में वो अभी भी अगर आप देखें सबसे ज़्यादा है, क्लोज टू 90%। विनिवेश की प्रक्रिया आगे कैसी बढ़ेगी, और साथ ही साथ FY16 की फाइनेंशियल्स की कुछ बारीकियां छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं। ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट स्कैन में सभी का फिर से स्वागत है। कॉर्पोरेट स्कैन में हम एनबीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस डिस्कशन में मिस्टर अनूप कुमार मित्तल हैं, चेयरमैन एनबीसीसी के। आपसे अगर आप देखें, ब्रेक से पहले हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन अब बात करते हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में। सर, एनबीसीसी को डीडीए से करकुडुमा जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर आप देखें एक ट्रांच मिल चुका है, लेकिन शायद हमको एक ऐसी फीलिंग मिल रही है कि आपकी बातचीत अभी भी चल रही है यहाँ पे डीडीए के साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स करकुडुमा के जो सेकंड और थर्ड स्टेज के हैं। इस बारे में कुछ बताएंगे आप हमको कि और करकुडुमा से आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, डीडीए दे सकता है करकुडुमा के कुछ और प्रोजेक्ट्स? डीडीए ने ऐसा इंटरनली सोचा है कि उनका एक 25 एकड़ की लैंड है संजय लेक ईस्ट दिल्ली में, उसको भी करकुडुमा पैटर्न पे एनबीसीसी के साथ डेवलप किया जाए। उसका एमओयू अभी साइन नहीं हुआ है, चर्चा चल रही है, जैसे ही फाइनल होगा तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। नहीं, लेकिन रेवेन्यू मॉडल कैसा रहेगा? एग्जैक्टली जो पिछला जो प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली वैसे ही इंप्रेशन है इस पर भी? जी हाँ, बिल्कुल। करकुडुमा में हमारा कॉल यह है कि 10% फीस है हमारी, और 1% फीस और है जितना हम सेल करेंगे प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू पे 1% है। तो जितने भी आगे एमओयू होंगे उनके साथ तो उसी पे प्रयास किया जाएगा, उसी पे होगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये FY16 में जैसे आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमें मिल सकते हैं, अभी मैंने वक्फ बोर्ड की बात की, मैंने एयर इंडिया के प्रोजेक्ट्स की बात की, डीडीए की अगर आप देखिए करकुडुमा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। एग्जैक्टली FY16 में जो आपकी ऑर्डर बुक है उसकी स्थिति कैसी है? मैं अभी क्या है, साथ ही साथ FY16 में आप कितने नए जो ऑर्डर हैं वो जोड़ सकते हैं? इस साल का ऑर्डर बुक का टारगेट करीब 7,000 करोड़ का है, लेकिन मेरा इंटरनल टारगेट 10,000 से ऊपर है, जो रादर टारगेट नहीं, वो मैं लगता है कि हम अचीव कर लेंगे। सिमिलरली टॉप लाइन का अगर हम करें, कंपनी की इनकम का टारगेट एक्सीलेंट रेटिंग के लिए 4,800 करोड़ का है इस साल के लिए, और बिल्कुल पूरे प्रयास हैं, और जिस तरह की हमारे पास ऑर्डर बुक है उसको अचीव करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखना है उसको कितना हम सरपास करते हैं। मेजर चैलेंज और मेजर टारगेट वो है, और सिमिलरली बॉटम लाइन के लिए भी टारगेट फिक्स किया गवर्नमेंट ने। मैं देखता हूँ कि अगले 5 साल में जिस तरह का ऑर्डर बुक का इनफ्लो है, और एनबीसीसी एक ब्रांड कंपनी कंस्ट्रक्शन में पब्लिक सेक्टर खास में बनती जा रही है, तो मैं 5 साल में एनबीसीसी ग्रोथ मुझे लगता है कि हमारी CAGR 20% से ऊपर जानी चाहिए। ओके, आपने CAGR 20% से ऊपर की बात की। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर कि एग्जैक्टली ये जो सरकार की नई योजना है जो स्मार्ट सिटीज़ की अगर आप देखें, इसकी जब कल्पना की गई, आई थिंक एनबीसीसी जैसी कंपनियों के लिए वरदान साबित होगी। एनबीसीसी जैसी कंपनियों के लिए और ऐसी कामकाज में सम्मिलित कंपनियां हैं। एग्जैक्टली स्मार्ट सिटी अगर आप देखें परियोजना से आप लोगों को कितना फायदा होगा, मैं जानना चाहता हूँ।
जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी, चाहे वो स्मार्ट सिटी पॉलिसी या प्रपोजल के बेस्ड है, या पहले जो JNNURM स्कीम थी, अब अटल बिहारी जी के नाम पर स्कीम बनी है 500 सिटीज़ के लिए। तो जहाँ कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है या कंस्ट्रक्शन में है, NBCC हर जगह प्रेजेंट है। पूरे देश के हर स्टेट में हमारे जोनल ऑफिसेज हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी तौर पे हर प्रोजेक्ट में जुड़ेंगे। तो जब एक गवर्नमेंट स्कीम 1 लाख करोड़ की डिक्लेयर करेगी तो NBCC को उस पाई में से कुछ ना कुछ तो मिलेगी। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है, ट्रांसपोर्ट पर जोर दे रही है, रोड्स के अगर आप देखें विकास पर जोर दे रही है, लेकिन एग्जैक्टली वो इम्प्रेशन, वो अगर आप देखें मोमेंटम और वो सुधार जो है वो रियल स्टेट में अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, ये तो एक ऐसा प्रोसेस है कि एक दिन में तो ये हो नहीं सकता कि कोई स्विच किसी को दबाना था और अगले दिन से ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसकी फील अगर आप देखते हैं तो आनी शुरू हो गई है कि रियल एस्टेट सेक्टर आगे रिवाइव होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले 2-3 क्वार्टर के बाद इसमें आप मूवमेंट देखना शुरू कर देंगे। एज फार एज NBCC का रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और ख़ासकर लास्ट क्वार्टर में। और मुझे जिस तरह से हमारा किदवई नगर आप देखें, उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टी हम सेल कर पाएँ जिस रेट पर, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल है। अगले 2-3 क्वार्टर में इसमें डेफिनेटली यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट। सर, आपसे आखिरी प्रश्न होगा यहाँ पे, और ये है कि मोदी सरकार की कामकाज को 1 साल पूरा हो गया है। इंप्रेशन आपने रियल एस्टेट पे देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा, क्या लगता है आपको कि 1 साल का कामकाज अगर उसका आपको आकलन करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे आप? कैसा रहा कामकाज मोदी सरकार का 1 साल का? देखिए, NBCC के रेफरेंस में अगर बात करें तो पिछले 1 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक पब्लिक सेक्टर के लिए, एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए, कि मोटिवेशन बहुत हुआ है। जैसे हमने कहा कि आज ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ की है, और अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल में आप बात करें 2014 में, तो ये ऑर्डर बुक 10,000 के करीब थी। तो आप सोच सकते हैं डबल ऑर्डर बुक हुई है। तो इससे सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा और हमें कितना लाभ हुआ 1 साल में। चलिए मिस्टर मित्तल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए और NBCC की योजनाओं को लेकर, ऑर्डर बुक की स्थिति को लेकर, FY16 के आउटलुक को लेकर आपने हमसे बातचीत की। अब बात है हाउस व्यूज की, और अविनाश गोरक्षाकर हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अविनाश, NBCC आज डिस्कशन का पॉइंट था हमारा बोर्ड रूम में, कॉर्पोरेट स्कैन में हमने सुना उनको। एग्जैक्टली अविनाश, आपने इस पूरी चर्चा को सुना, ऐसे 4-5 पॉइंट्स जो कि आपको स्ट्राइक करते हैं NBCC में? नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इंक्रीज अभी मार्च 2015 तक 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मैं समझता हूँ आने वाले साल में भी FY16 में भी ऑर्डर बुक मैनेजमेंट ने कहा है कि काफी अच्छी तरह से 35% से बढ़ेगी। मोर इम्पोर्टेंटली दिल्ली में और दूसरा गवर्नमेंट के साथ इनकी जो बातचीत चल रही है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पे अगर कोई ट्रिगर इस साल ये करता है तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया रहेगा। काफी लो लिक्विड स्टॉक है, लेकिन काफी बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है, और मुझे लग रहा है कि आगे भी जिस प्रकार से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट बिल्कुल कम है, कंपनी के कैश फ्लोज भी काफी बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से आने वाले नेक्स्ट 12 मंथ में आपको एक अच्छी बढ़त अभी इस लेवल से भी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट में ये शेयर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए। अविनाश, एक चीज और अगर आप देखें, वो बड़ी कंपनियां, वो कंपनियां जिनमें सरकारी हिस्सेदारी अभी भी बहुत है। NBCC का एक जीता जाता उदाहरण है। सरकार का विनिवेश कार्यक्रम अगर आप देखें FY16 में काफ़ी स्ट्रांग है, या फिर FY17 का भी अगर आप देखें स्ट्रांग रहने की संभावना है। ऐसे में NBCC एक और ऑफर फॉर सेल के अगर आप देखिए साथ आए FY16 के मध्य में या फिर अंत में, उसकी बात की कितनी पॉसिबिलिटी है, और क्या बड़े ट्रिगर्स देखते हैं यहाँ पे NBCC में? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि डाइवर्समेंट को देख के NBCC में अभी जो पब्लिक का स्टेक है वो करीबन 10% है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सोच रही है कि करीबन 15% स्टेक और निकाले, और उनको वैल्यूएशन भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि पहला जो स्टेक सेल हुआ था वो करीबन 150 रुपए में हुआ था। तो अभी जिस प्राइस पे NBCC ट्रेड कर, गवर्नमेंट को पैसा भी ज्यादा मिलेगा, और दूसरी बात लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, काफी बड़े FIs और इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और दूसरी बात ऐसा भी हमें मार्केट से रिपोर्ट्स मिली थी कि अभी जो नवरत्न स्टेटस NBCC का है उसको शायद महारत्न स्टेटस मिलेगा, तो थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल में भी इसका फायदा NBCC को मिलेगा। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट बैक करने में ये उनके और भी काम आएगी। नेट पॉजिटिव बायस है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में आता है, या ये शेयर थोड़ा सा
करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अविनाश, एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे। यहाँ पे हम अक्सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पे ध्यान देते हैं, हम ऐसी कंपनियों पर ध्यान देते हैं जो कि रोड कारोबार में हो, ऐसी कंपनियों पर ध्यान देते हैं जो रियल एस्टेट में हो। आपको एनबीसीसी एक रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा अच्छा समावेश लगता है क्या? एक्चुअली अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो पॉजिटिव बात है कि ज्यादातर एनबीसीसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करता है, जहाँ पे बैड एसेट की कोई गुंजाइश नहीं होती, इनके मार्जिन भले ही कम होते हैं, लेकिन जो मोनोपोली स्टेटस एनबीसीसी को है, मेरे ख्याल से ये इनके लिए एक बड़ी अच्छी बात है और ये आगे चल के भी मेरे ख्याल से एक बड़ा ग्रोइंग पाई रहेगा। तो अविनाश, टारगेट्स क्या होंगे आपके? टारगेट्स क्या होंगे, प्राइस टारगेट्स? मान लीजिए मैं इस बातचीत से अगर आप देखें, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला एनबीसीसी के बारे में और आई थिंक मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल अच्छा मानता हूं। आपने बहुत सारी बात की, आपने महानवरत्न की बात की, वो दर्जा मिल सकता है इनको, एक ऑफर फॉर सेल और आ सकता है। तो एग्जैक्टली प्राइस टारगेट्स क्या होंगे विनाश 1 से 1.25 साल के? आई थिंक मुझे लग रहा है 1 से 1.25 साल का अगर व्यू ले तो मैं समझता हूँ कम से कम 1000-1100 का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है। आई थिंक इस शेयर में जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, मैं समझता हूँ मार्केट शायद इस स्टॉक को क्लियरली और थोड़ा पी रेटिंग देगी। लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आपको काफी निवेशक इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ये मेरे ख्याल से आपको लिक्विडिटी और पी रेटिंग के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ओके, तो अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा अगर आप देखें कॉर्पोरेट स्कैन का जो स्टॉक था वो था एनबीसीसी और अविनाश का आई थिंक हाउस व्यू जो है इस पर अप्रोक्सीमेटली 980 तक के टारगेट्स अगर आप देखें। इट्स टिपिकल इन्वेस्टमेंट कॉल, ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है, लेकिन लगभग 980 के लक्ष्य के लिए आप इसे खेल सकते हैं।